पेट में दर्द का बहाना या कोई और पारिवारिक परिस्थिति यदि मैं लिख देता तो मुझे छुट्टी मिल जाती, लेकिन किसान आंदोलन में शामिल मरीजों की सेवा करना उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको टाल मटोल करते रहे और आगे डायरेक्टरेट में भेज दिया। तो फिर मैंने VRS एप्लीकेशन लिख के और 9 तारीख को सुबह 4 बजे वहाँ से निकल गया दवाइयाँ लेके। और मैं चाहता तो टिकरी बॉर्डर पे भी रुक सकता था, क्योंकि पहले आते थे, सब आते थे, लेकिन मैंने सिंगू बॉर्डर को ही आना चुना है, क्योंकि मैं उस चीज़ को झूठा साबित करना चाहता था जो भ्रम फैलाया जा रहा था नेशनल मीडिया के द्वारा। को लगता कि अन्य ज़्यादा यहाँ पे होते तो ये कब का सिमट गया होता? ना, इसमें किसी को भी शामिल नहीं करना चाहिए, किसी भी संगठन को शामिल नहीं करना चाहिए। बाकी कोई आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पे रहने में या कुछ खाने में पीने में? यहाँ कहाँ दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। खाना इतना है कि सबसे ज़्यादा दवाइयाँ ही वही खर्च हो रही है कि हाजमा नहीं बिगड़ जाए। यहाँ तो सोचना पड़ता है क्या चीज़ खाएं क्या चीज़ नहीं खाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या लगता अगर आप ना यहाँ आते तो क्या क्या आपसे छूट जाता या आपको क्या क्या मिस करना पड़ता? देखिए, मैंने जो यहाँ आके देखा है, मैंने हिंदुस्तान देखा है, सिंगू बॉर्डर पे आके मैंने हिंदुस्तान देखा है और एक ऐसा तीर्थ देखा है, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ। वीडियो वायरल होने के बाद कई बंदे आए हैं, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे ट्रैक्टर में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने उनको बोला कि इस तरह की फैसिलिटीज़ को तो मैं छोड़ के आया हूँ, मेरे को यहाँ वैसी तरीके से रहना है कि जिस तरह से किसान रह रहा है। तो मैं मेरी गाड़ी में ही सोता हूँ, रात को कोई इमरजेंसी आ जाती है तो गाड़ी खटखटा देते हैं, मैं उनको दवाई दे देता हूँ, इंजेक्शन दे देता हूँ, उस हिसाब से। आजकल तो नौकरी मिल नहीं रही 1.5-2 लाख की, आप छोड़ के आ गए। देखिए, ऐसे फैसले लेने से पहले घर पे पूछा नहीं जाता। भगत सिंह ने क्या आज़ादी का आंदोलन लड़ने से पहले क्या अपने घर में पूछने गए थे? तो मैं मेरी गाड़ी में ही सोता हूँ, रात को कोई इमरजेंसी आ जाती है तो गाड़ी खटखटा देते हैं, मैं उनको दवाई दे देता हूँ, इंजेक्शन दे देता हूँ, उस हिसाब से। तो यहाँ सुविधा के लिए थोड़ी आए हैं। अभी मैं यहीं जीना चाहता हूँ, यहीं के माहौल में जीना चाहता हूँ। घर वालों को यहाँ से जब ये घटना निकल जाएगी उसके बाद समझ लेंगे। अभी तो मेरा परिवार बहुत बड़ा है। कहते हैं चाइना से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। अरे आओ, डॉक्टर अशोक शर्मा को चाइना पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है क्या? एक आम आदमी फंडिंग कर रहा है। 200 रुपये की दवाई, 500 रुपये की दवाई, 1000 रुपये की दवाई। पंजाब के खून में बगावत लिखी हुई है और सल्तनत के खिलाफ बगावत तो पंजाब के खून में है और पीछे हटते नहीं है। अरे यहाँ सब तरफ प्रेम है, यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, सब झूठी बातें फैलाई हुई है और मेरा यहाँ रहना ही अपने आप साबित कर रहा है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ कि एक व्यक्ति जो कि राजस्थान तो चल के इत्थे आ गया, जिसने नौकरी ठोकर मारती, तो राजस्थान की सरकार ने फोन करके कहा कि तुसी नौकरी जिहड़ी है वापस हो आ जाओ, ज्वाइन कर लो। साने से मौजूद ने राजस्थान तो अशोक शर्मा जी जो कि पेशे वजों एक डॉक्टर ने। आप उन्होंने कोल जाणांगे, सफ़र जाणांगे उन्हों का 9 तरीक नूं चले सी राजस्थान तो इत्थे किवें पुजे। आप अशोक शर्मा जी नाल गलबात करांगे। अशोक जी, पहला मेरा सवाल है कि तुसी इत्थे आए हो, इत्थे आके ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि मना कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ मना भी किया ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ? हाँ, कुछ लोग समझाने तो आए थे मुझे भी, पर मेरे मन ने नहीं माना। और जिस तरह से नेशनल मीडिया गलत चीज़ें दिखा रहा था तो मेरी भी इच्छा थी कि एक बार मैं खुद जाऊँ वहाँ पे। और मैं चाहता तो टिकरी बॉर्डर पे भी रुक सकता था, क्योंकि पहले आते थे, सब आते थे, लेकिन मैंने सिंगू बॉर्डर को ही आना चुना है, क्योंकि मैं उस चीज़ को झूठा साबित करना चाहता था जो भ्रम फैलाया जा रहा था नेशनल मीडिया के द्वारा, इसलिए मैं वहाँ से निकल पड़ा। राजस्थान में आप क्या करते हो, किस शहर से हो? आपका पेशा तो डॉक्टरी का है, डॉक्टरी में आप क्या करते हो? मैं राजस्थान में उदयपुर से हूँ, यहाँ से 740 किलोमीटर दूर है और मैं SMO की पोस्ट पे वहाँ काम करता था। मैंने जो साल के एंड की CL होती है वो मांगी थी, मेरी बची हुई थी, और उसमें सब्जेक्ट लिखा था कि मैं किसान आंदोलन में मरीजों की सेवा करने जाना चाहता हूँ। तो उनको सब्जेक्ट पसंद नहीं आया। पेट में दर्द का बहाना या कोई और पारिवारिक परिस्थिति यदि मैं लिख देता तो मुझे छुट्टी मिल जाती, लेकिन किसान आंदोलन में शामिल मरीजों की सेवा करना उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको टाल मटोल करते रहे और आगे डायरेक्टरेट में भेज दिया। तो फिर मैंने VRS एप्लीकेशन लिख के और 9 तारीख को सुबह 4 बजे वहाँ से निकल गया दवाइयाँ लेके। तो VRS मतलब रिटायरमेंट के लिए, स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए मैंने लिख के और यहाँ निकल गया। तो आपको छुट्टियाँ नहीं दी? आपने लिखा भी आप किसानी संघर्ष में जाना चाहते हो, तो आपको मना कर दिया भी ये मत लिखो, कुछ और लिख दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी। हाँ, यही कारण था।
तो उसके बाद फिर आपने परवाह नहीं की अपनी नौकरी की, आप अपनी गाड़ी में यहाँ पे दवाइयाँ लेके आ गए। और कितने रुपए की दवाइयाँ लेके आए थे आप? लगभग मैंने मेरे दोस्तों ने मिलके 1-1.5 लाख रुपए की दवाइयाँ दी। और जिस तरह से वहाँ के मीडिया, जब मैं रवाना होने लगा तो वहाँ के प्रिंट मीडिया में ये न्यूज़ छपी, तो उसके बाद जो लोगों का रिस्पॉन्स मिलने लगा मेरे आने से पहले, लड़कियाँ, कोई कंबल रखने मेरी गाड़ी में आ रहा है, कोई कैश भी देना चाह रहा है, कोई लोग फ़ोन कर रहे हैं। यदि सरकार मेरे को अनुमति पहले दे देती थी तो बहुत लोग साथ में अभी आते और सहायता भी ज़्यादा करते हैं। एक डर था जब आप वहाँ से चले थे, आपको डर लगा, जब बाकी लोग थे उनको डर लगा, जब आपको किसी ने मना किया कि डॉक्टर साहब मत जाओ वहाँ पे, माहौल ठीक नहीं है, मन में कहीं डर था? नहीं, मेरे मन में तो बिल्कुल डर नहीं था। लोगों ने मेरे को डराया, लेकिन मेरे मन में डर उस समय भी नहीं था। और अब यहाँ आने के बाद तो डर नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आपको क्या लगता अगर आप ना यहाँ आते तो क्या क्या आपसे छूट जाता या आपको क्या क्या मिस करना पड़ता? देखिए, मैंने एक जो यहाँ आके देखा है, मैंने हिंदुस्तान देखा है। सिंघू बॉर्डर पे आके मैंने हिंदुस्तान देखा है। और एक ऐसा तीर्थ देखा है, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ। एक तीर्थ में कहीं जाते हैं तो किसी तीर्थ में हिंदू मिलते हैं, किसी तीर्थ में मुसलमानों का तीर्थ होता है, मक्का मदीना में मुस्लिम मिलते हैं, सिखों के अलग त्यौहार होते हैं उसमें वो मिलते हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर पे सतरंगी त्यौहार मन रहा है। और ये एक हिंदुस्तान है, ये सब रंगों का मिला हुआ हिंदुस्तान है। यहाँ गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पैसे वाला, जाति का, धर्म का, कोई सब एक ही लेवल पे आ चुके हैं और सब एक ही स्तर पे बैठे हुए हैं। टॉयलेट जाने का तरीका करोड़पति का भी वही है, किसान का भी वही है, मेरा भी वही है। सब एक ही स्तर पे एक ही तरह से काम कर रहे हैं। जो जिस तरह से सहायता कर सकता है वो उस तरह से सहायता कर रहा है। कोई झाड़ू की सेवा कर रहा है, कोई 2 रोटी किसी को ज़्यादा खिला रहा है। इस तरह से चल रहा है कि यदि मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मैं इस हिंदुस्तान को, जो असली हिंदुस्तान है, नहीं देख पाता। क्योंकि आजकल इस तरह का माहौल कहीं देखने को मिलता नहीं है। जब आप वहाँ से चले थे कितने रुपए की दवाइयाँ लेके चले थे और कितने दिन में यहाँ पे जो आपने सेवा की आपकी दवाइयाँ खत्म होगी और अब आपकी फिर गाड़ी भरी हुई है दवाइयों की, और ये कहाँ से आई है? देखिए, पंजाब में बोलते हैं कि बाबा का लंगर, नानक बाबा का लंगर कभी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ आके मैंने वास्तव में महसूस किया, मेरी दवाएं तो 1.5 दिन भी नहीं चल पाई। और फिर जैसे जैसे लोग आते हैं, कोई थैली भर के आता है कि ये सर दवाइयाँ लीजिए। बाहर से फ़ोन आ रहे हैं, लुधियाना से, अमृतसर से फ़ोन आते हैं, आपको किस दवाई की ज़रूरत है, हमारे यहाँ से बंदा आ रहा है, हम दवाएं भिजवाते हैं। दवाएं लगातार, अभी तो मेरे को मना करना पड़ रहा है कि अभी दवाइयाँ हैं मेरे पास। फिर भी उन्होंने मेरे को नंबर नोट करा रखे हैं, किसी भी दवाई की ज़रूरत पड़े आप हमें कॉल कर देना, हम दवाइयाँ भिजवा देंगे। अच्छा, अभी आपको अलग अलग शहरों से फ़ोन आ रहा है, ये फ़ोन आया कैसे, आपका नंबर कैसे वहाँ पहुँचा? एक मैं तो गाड़ी में बैठा हुआ था, यहीं का कोई लड़का है, उसने मेरा कुछ वीडियो लिया और सोशल मीडिया पे इस तरह से भेजा और न्यूज़ चैनल पे दिया। और उस तरह से ये पूरे विश्व से फ़ोन आ रहे हैं, कनाडा से, लंदन से, अमेरिका से, पूरे विश्व से फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास मदद के लिए। जब आप सरकारी नौकरी कर रहे थे वहाँ पे, अभी भी शायद आपको लगता है कंटिन्यू के लिए फ़ोन आ रहे हैं, भी आप कंटिन्यू कर लो। सरकारी नौकरी में कितनी तनख्वाह थी आपकी वहाँ पे? हाँ, ये 1.5 से 2 लाख रुपए मेरी तनख्वाह बन जाती है सब मिला के। तो आपको घर वालों ने मना नहीं किया कि आप सरकारी नौकरी को ठोकर मार के जा रहे हो किसानों के धरने में? 1.5-2 लाख तो आजकल तो नौकरी मिल नहीं रही कहीं 1.5-2 लाख की, आप छोड़ के आगे। देखिए, ऐसे फैसले लेने से पहले घर पे पूछा नहीं जाता। भगत सिंह ने क्या आज़ादी का आंदोलन लड़ने से पहले क्या अपने घर में पूछने गए थे मैं ये काम करूं? ऐसे खुद की ज़मीर की आवाज़ पे ये ऐसे फैसले लिए जाते हैं और खुद को करने पड़ते हैं और निकलना पड़ता है। ये इसमें सलाह मशूरा नहीं होता है, इनमें सलाह मशूरे की गुंजाइश भी नहीं होती इन फैसलों में। फैसले करके फिर बाद में घर को बताया जाता है कि मैंने एक कर लिया है। आपको लगभग यहाँ पे 5-6 दिन हो गए हैं, अभी राजस्थान से फ़ोन आ रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं? और आप जैसे आपने बोला कि आपकी वीडियो बन गई थी, वायरल हो गई है, अब क्या आता पॉजिटिव आ रहा है? अभी बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, पूरे राजस्थान में पॉजिटिविटी आ गई है। पूरे राजस्थान में क्या कह रहा हूँ मैं, ये बात पूरे विश्व में फैल चुकी है कि एक राजस्थान से आया हुआ यहाँ बैठा हुआ है, जो एक तरह से मीडिया में बनाया हुआ था, वो इससे इतनी छोटी सी चीज़ से, मैं तो एक तिनके जैसी चीज़ हूँ, उससे ये पूरा भ्रम मिट गया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। राजस्थान से सब पॉजिटिव फ़ोन आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरा शहर मेरे स्वागत के लिए तैयार हो रहा है, ये आप कब आ रहे हो, हमें तारीख बताइए, आप कब आ रहे हो। मैंने कहा मेरा अभी कोई भरोसा नहीं है, यदि यहाँ साधारण स्थिति रही है, नॉर्मल स्थिति रही तो मैं आ जाऊँगा। यदि कुछ गड़बड़ होती है, बीमारी कुछ ऐसा होता है या कोई घटना ऐसी हो जाती है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, फिर मैं तारीख नहीं देखूंगा। सरकार ने मुझे 15 तारीख तक की छुट्टियां दी हैं, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं है कि मैं 15 तारीख को वापस लौट जाऊँ। जब आपको बोला गया था कि आप इसमें कारण जो है किसानों का मत लिखिए, आपने कहा कि मैं तो यही लिखूंगा, आपने वहाँ पे बोल के आगे, अभी आपको फ़ोन आ गया और किस लीडर ने आपको फ़ोन किया जब आपकी बात हुई है कि ठीक है आप किसान के धरने में जाना चाहते थे, चले जाओ, लेकिन कम से कम आप ड्यूटी तो ज्वाइन कर लो? नहीं, मैं तो सामने लंगर चख रहा था,
तो फ़ोन में उठा नहीं पाया, तो फिर टीवी जर्नलिस्ट का किसी का फ़ोन आया, आप फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हो, राहुल जी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी कांटेक्ट करना चाहते हैं। मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट आधे घंटे बाद, करीब मेरे ये इस बात को आधा घंटा हो गया, मैंने आधा घंटे बाद वापस उस नंबर पे फ़ोन किया तो वो AICC मीडिया सेल से फ़ोन था, मिस्टर मनोज त्यागी बोल रहे थे। वो कहें सर आपसे बातचीत करना चाहते थे। मैंने कहा क्या हुआ? कि आप कोई चिंता मत करिए, राजस्थान सरकार से हमने बात कर ली है और आपको कोई जैसी सेवा देना चाहते हैं दीजिए। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ से राजस्थान से फ़ोन आए, हमारे ऑफिशियल्स के फ़ोन आए सारे कि आप 15 तारीख तक की आपकी छुट्टियाँ हैं, और उन्होंने रात को ऑफिस खोल के मेरी छुट्टियाँ सेंक्शन, रात के 11 बजे ऑफिस खोल के छुट्टियाँ सेंक्शन करके AICC में वो कॉपी दिखाई, तब जाके वहाँ पे सारा मामला सेटअप हुआ। लेकिन अभी भी उसमें लिखा हुआ है 15 तारीख तक, तो 15 के बाद का मुझे पता नहीं है वो क्या करेंगे, क्या स्टैंड होगा। लेकिन AICC से मीडिया सेल से मेरे पास सुबह फ़ोन आ जाता है एक बार कि आप कैसे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत आ रही हो राजस्थान सरकार से तो मुझे पता ना, ऐसे बोलते हैं। बाकी कोई आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पे रहने में या कुछ खाने में पीने में? यहाँ कहाँ दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। खाना इतना है कि सबसे ज़्यादा दवाइयाँ ही वही खर्च हो रही है कि हाजमा नहीं बिगड़ जाए। यहाँ तो सोचना पड़ता है क्या चीज़ खाएँ क्या चीज़ नहीं खाएँ। कोई दिक्कत नहीं है, ना खाने की दिक्कत है, और जो चीज़ें किसान सहन कर रहा है, टॉयलेट जाना या वो तो हमें भी सहन करनी है, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। बाकी फैसिलिटी, मेरे वीडियो वायरल होने के बाद कई बंदे आए हैं, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे ट्रैक्टर में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने उनको बोला कि इस तरह की फैसिलिटीज़ को तो मैं छोड़ के आया हूँ, मेरे को यहाँ वैसी तरीके से रहना है कि जिस तरह से किसान रह रहा है। तो मैं मेरी गाड़ी में ही सोता हूँ, रात को कोई इमरजेंसी आ जाती है तो गाड़ी खटखटा देते हैं, मैं उनको दवाई दे देता हूँ, इंजेक्शन दे देता हूँ उस हिसाब से। तो यहाँ सुविधा के लिए थोड़ी आए हैं, संघर्ष में शामिल होने आए हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा था आपको फ़ोन आया था आपकी सिस्टर का, क्या बोल रहे थे? हालचाल पूछते हैं फ़ोन के ऊपर? हाँ, वो चिंता करते हैं, इसलिए मैं घर वालों से थोड़ी कम बात करता हूँ। घर को उससे क्या है, इमोशनल माहौल बन जाता है और मनोबल टूट जाता है, इसलिए मैं घर वालों से कम बात करता हूँ। अभी मैं यहीं जीना चाहता हूँ, यहीं के माहौल में जीना चाहता हूँ। घर वालों को यहाँ से जब ये घटना निकल जाएगी उसके बाद संभल लेंगे। अभी तो मेरा परिवार बहुत बड़ा है, अभी मेरा परिवार विश्व स्तर पर हो चुका है, बहन भाई वाइफ बच्चे, इनको सबको अभी मैं भूला हुआ हूँ। इसके बाद में उनको संभालने, पूरी ज़िंदगी पड़ी है परिवार को संभालने के लिए। ये मौका थोड़ी दोबारा आएगा, परिवार तो वहाँ का वहीं है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। जब हम देखते हैं और भी यहाँ पे किसान आए हुए हैं, धरने पहले भी लगे हुए हैं, संघर्ष पहले भी चले हैं। पहले संघर्ष में और जो ये किसानों का संघर्ष है, आपको क्या इसमें अलग दिखाई देता है? देखिए, दो चीज़ है। मैंने अन्ना का आंदोलन भी देखा। अन्ना के आंदोलन में क्या था, अन्ना आए, अन्ना के साथ 2-3 नेता और जुड़े, उन्होंने के साथ फिर स्टार्स जुड़े, फिर धीरे धीरे पब्लिक जुड़ी, वो भी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे उसमें भी, वो लोग जुड़े और उन्होंने, जो नेताओं ने सरकार से समझौता किया। इस आंदोलन की खूबसूरती है, ये युवा किसानों का आंदोलन है। नेतृत्व जो है, जो आपका किसानों का नेतृत्व है, वो उस युवा किसान के प्रेशर में है। आप समझ रहे हैं? वो 30 जने, 40 जने, 50 जने कोई समझौता करके वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है जनता का, युवा जनता का, जो पढ़ी लिखी जनता का, जो कानून का पूरी नॉलेज है, ये कानून क्या है, उसका इतना प्रेशर है कि वो 30 जने बैक नहीं हो सकते बिना जनता के पूछे हुए। ये जनता का आंदोलन है, नेताओं का नहीं। आगे सपोर्ट जो दूसरे आंदोलन थे वो नेताओं किसी के द्वारा बनाए गए थे, ये जनता ने खड़े करके सामने फेस खड़े कर दिए हैं। वो फेस वार्ता कर रहे हैं या बात करेंगे, लेकिन जो कहेगी वो जनता जो कहेगी वही उनको मानना है। अभी अन्ना हजारे का फिर बयान आया था, वो कहते कि किसानों के साथ जो है बहुत बुरा हो रहा है। आपको लगता है कि अन्ना हजारा यहाँ पे होते तो ये कब का सिमट गया होता? ना, इसमें किसी को भी शामिल नहीं करना चाहिए, किसी भी संगठन को शामिल नहीं करना चाहिए। कोई भी आंदोलन जो चले पुराने, चाहे मैं कह रहा हूँ आपसे, बुरा मत मानना, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे अन्ना हजारे हो, जो भी आंदोलन चले उसको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। इसमें सब न्यूट्रल आदमी रहने चाहिए, जो कभी किसी आंदोलन से में शामिल नहीं हुए ऐसे लोग ही इसमें रहने चाहिए। अपना फेस दिखाने के लिए कई जने इसमें आएंगे। अब आंदोलन परवान चढ़ चुका है, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कई जने आएंगे, चाहे वो अच्छे लोग हों। हमें अभी दूर रहना है, अभी किसानों का आंदोलन है और इसके साथ जो दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसानी नहीं करते हों, लेकिन वो समझ रहे हैं कि इसका इफेक्ट हम पे भी आएगा। बस जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है उसी तरह से आंदोलन चलना चाहिए। ये आंदोलन दूसरे हाथ में नहीं जाना चाहिए। अभी आपके पास जो दवाइयाँ हैं, ये स्टॉक कौन दे के जाता है आपको? या फ़ोन करके बोलते हैं आपको, कहाँ से मंगवाते हो, या कोई वैसे ही दे जाता है भी चलो आप रख लो? नहीं, ये सब अपने आप आता है। मैं तो उनको किसी को पहचानता नहीं। कभी कोई अपनी श्रद्धा से कोई 200-400 रुपये की दवाई, कोई 500 रुपये की दवाई, कोई एक कार्टन ऐसे दे के जा रहा है। अब देखिए ना, कहते हैं चाइना से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। अरे आओ, डॉक्टर अशोक शर्मा को चाइना पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है क्या? एक आम आदमी फंडिंग कर रहा है। 200 रुपये की दवाई, 500 रुपये की दवाई, 1000 रुपये की दवाई। लंगर वाले को कौन फंडिंग कर रहा है? हम हमारी आंखों से दिख रहे हैं। अरे स्टेज पे जाके देखो, जत्थेबंदियों को
अनाउंसमेंट होता है 1100 रुपये दिए, 11,000 रुपये दिए, ये जना 11,000 रुपये। कहाँ चाइना फंडिंग कर रहा है, कहाँ पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है? एक एक रुपया कैसे लोग दे रहे हैं? छोटे छोटे आदमी 100-100, 200-200 रुपये भी की दवाइयाँ भी दे के जा रहे हैं। फिर बड़ी बड़ी बातें और ऐसी झूठ बातें फैलाने से क्या मतलब है? आपको लगता है जो एक बड़ा पंजाब का भी रिवाज है कि जब भी कोई मेहमान आता है उसको खाली हाथ नहीं जाने देते, आपको लगता है जो पंजाब के लोग आए हैं, हरियाणा के सबसे पहले तो पंजाब आया था, उसके बाद हरियाणा भी साथ आ गया, फिर अलग अलग राज्य से सारे मिलते आए हैं, आपको लगता है कि पंजाब ने वाकई यहाँ पे जो काम किया आगे लग के वो एक शहर योग का कदम है, भी अच्छा कदम उठाया? देखिए, इसके पंजाब के खून में ही बगावत लिखी हुई है और सल्तनत के खिलाफ बगावत तो पंजाब के खून में है और पीछे हटते नहीं है। और दूसरी बात मैं जो कह रहा हूँ, टेक्निकली ये बहुत मजबूत हैं, ये हर चीज़ को समझते हैं, इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इन्होंने पूरे देश को समझा दिया इस कानून की खामियां क्या है। और दूसरी बड़ा मेहमान नवाजी जो है ना इनकी, ये पूरा देश समझ गया लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक समझी। देखो वो समझेंगे वो भी आपका दम देख रहे हैं और उनका भी दिल पसीजेगा एक दिन। जिस तरह से शांति प्रिय आंदोलन आप कर रहे हैं, मेरे को तो लगता है वो भी समझेंगे। एक हिंदुस्तान में बड़ा चल गया था, गोदी मीडिया ने चलाया था कि ये सारे आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, वहाँ मत नहीं जाना चाहिए। आप जैसे राजस्थान से आ गए, अब राजस्थान वालों को क्या कहना चाहते हो जो आपके भाई बंधु हैं वहाँ पे? मैं राजस्थान से आया हूँ, 740 किलोमीटर दूर से इस गाड़ी में सोता हूँ। मुझे तो किसी आतंकवादी ने आज तक धमकी नहीं दिया कि तू हिंदू है या फलाना है कि तुझे मार देंगे, तू यहाँ से भाग जा। अरे यहाँ सब तरफ प्रेम है, यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, सब झूठी बातें फैलाई हुई है। और मेरा यहाँ रहना ये अपने आप साबित कर रहा है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरा जिस तरह से यहाँ रहना और लोगों का प्रेम पूरे वर्ल्ड से मिलना, ये साबित कर रहा है कि ये सब बातें झूठी फैलाई हुई है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम जनता का टूटा मेरे आने से। आपको क्या लगता है जब राजस्थान से आप चले थे, क्या मान के चले थे, क्यों चले थे? आपको क्या यहाँ पे आने में क्या दिक्कत तो कोई हुई रास्ते में या नहीं हुई? आपको क्यों आना चाहिए था यहाँ पे? आपके मन ने क्या ऐसी बात को छू लिया कि नहीं मुझे वहाँ जाना ही चाहिए? देखिए, एक ही रंग है ना, अच्छा नहीं लगता है। उसमें बीच में एक थोड़ा सा दूसरे रंग का टीका लगा दो तो बहुत मज़ा आता है। तो जब यहाँ आया तो पंजाब हरियाणा पंजाब था और राजस्थान की गाड़ी आके खड़ी हुई तो उसमें एक टीका लग गया राजस्थान का, डिफरेंट हो गया, डाइवर्सिटी हो गई और हिंदुस्तान बन गया। फिर अलग अलग राज्यों से और अब हमारे राजस्थान से किसान चल पड़े हैं, सब चल पड़े हैं। तो मैं उसी बहुरंगी संस्कृति को जिंदा करने के मकसद से यहाँ आया था। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, 10-11 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਐਨਆਰਆਈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਿਕਣ, ਪਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ को रिज़ाइन नहीं लिया जाएगा। पर ये मना कर रहे हैं कि मैं सोचूंगा जाना है कि नहीं जाना, हले कोई टाइम नहीं हैगा, 15 तरीक तो बाद पता लगूगा। पर मैं जो पहले जिक्र किया कि जी लड़ाई होंगी है तीरां ते तलवारां नाल नहीं, एक विचारधारा नाल भी जिੱਤੀ जा सकती है। तुहाडी गल जिहड़ी है वो केंद्र सरकार तक पहुँचनी चाहिए है। जे तुहाडी गल सरकार तक पहुँच गई तो समझ लो तुहाडी जिੱਤ हो जाती है। सरकारां ने की फैसले करने ने, की सरकारां दे रुख होंदे ने, वो आपां सब नूं पता है। पर इत्थे लगदा कि अशोक शर्मा जी तो जिੱਤ हो गई है, जिस तरीके नाल इत्थे आके सरकारी नौकरी नूं ठोकर मार के बैठे ने।